नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। बढ़ रही है इजराइल और लेबनान के बीच की जंग, भारतीय नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने का आदेश। सूरत में साड़ी के गोदाम में भीषण आग, 5 घायल, 1 की मौत। और तेज हवाओं और बारिश ने वडोदरा में मचाई तबाही, 4 की मौत। भारत सरकार ने इजराइल और लेबनान में जंग जैसे हालातों को लेकर वहां रह रहे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में रह रहे भारतीय नागरिकों से तुरंत देश छोड़कर जाने को कहा है। लोगों को बेहद सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। 2 महीने पहले दूतावास ने लोगों को वहां से जाने से मना किया था, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच हो रहे हमले पिछले 8 दिनों में बढ़े हैं। इनमें 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना लेबनान में घुसपैठ की तैयारी कर रही है। ऐसे में मिडल ईस्ट में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के मिलिट्री चीफ हेर्जी हालेवी ने कहा है कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने बुधवार देर रात हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों पर हमले किए। बुधवार को इजरायली हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई है। हालेवी ने कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इलाके में घुसेगी और उनकी सैन्य चौकियों को बर्बाद करेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का सामना करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजरायल के लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, अब वे अपने घर लौट पाएंगे। गुजरात के सूरत में साड़ी के गोदाम में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूरत के सिमाड़ा नाका निकट वालम नगर सोसाइटी में आग लगने की घटना घटी, जहां साड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी सरथाना कोपादरा की फायर टीम को दी गई। 10 जितने दमकल दस्ते फौरन मौके पर पहुंचे और गोदाम में फंसे कामदारों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं, उनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को स्मीमेर अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। मौके से एक डेड बॉडी भी बरामद हुई है। फायर विभाग द्वारा 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये आग किन वजहों से लगी थी, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ये ग्राउंड प्लस 2 माले का मकान है और इलीगल शेड बना रखा है ऊपर, और शेड में केमिकल स्टोरेज के ड्रम रखे हुए हैं काफी। और कॉल मिलने के बाद फायर ब्रिगेड आया इधर, तो काफी स्मोक था और अंदर से 4-5 लोग बाहर निकाले, वो माइनर इंजरी है और अभी एक फैटल है, डेड बॉडी मिली है। गंभीर इंजरी नहीं है, 4-5 लोगों को माइनर है और माइनर बर्न है और एक डेड बॉडी मिली है। गुजरात के वडोदरा में धुआंधार बारिश के बाद आज क्या रहेगा मौसम का हाल, इस पर वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की गुजरात नेचर कंजर्वेशन सेंटर के अध्यक्ष मुकेश पाठक। गुजरात के वडोदरा में बुधवार शाम 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। करीब 20 मिनट में 300 से ज्यादा पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए और होर्डिंग्स भी धराशायी हो गए। इन सब हादसों में 4 लोगों की मौत की भी खबर आई है और आने वाले कुछ दिन वडोदरा में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आइए जानते हैं क्या रहेगा वडोदरा और गुजरात में बारिश का हाल, गुजरात कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश पाठक से। मुकेश जी, गुजरात के मौसम में फिर एक बार बदलाव आया है और कल जिस तरह की आंधी तूफान वडोदरा में देखने मिली, 110 किलोमीटर तेज हवा, अब आगे क्या रहेगा रुख, और ये अचानक इस तरह का बदलाव कैसे आया है मौसम में? देखिए, पिछले दिनों एक के बाद एक लो प्रेशर जो है वो बंगाल की खाड़ी में पैदा हो रहे थे जी, और अभी भी एक बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना वो डिप्रेशन हो करके आगे आया है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो करके वहां पर रुका हुआ है। वो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि एक एंटी साइक्लोन जो है वो पाकिस्तान और राजस्थान की ओर है और उसकी वजह से जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं, वो उसे रोके हुए हैं। तो इसीलिए जो विदर्भ के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और उससे जुड़ी हुई एक ट्रफ रेखा है जो कि बांग्लादेश की ओर जा रही है विदर्भ से लेकर के, तो ये 2 सिस्टम की वजह से कल जो भारी मात्रा में बारिश हुई, आज भी हो सकती है,
शाम को 7 बजे के करीब सुबह में 8 बजे तक कभी भी हो सकती है। भारी मात्रा में भारी बारिश हो सकती है और ग्रेजुअली कल परसों 28 तारीख तक मध्यम से लाइट रेन टू मॉडरेट रेन होगा। कल मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। आज भारी वर्षा की संभावनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन ये सारा जो माहौल हुआ है वो जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जो पैदा हुआ और वो आगे आकर के डिप्रेशन में होकर के महाराष्ट्र में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। हमारे यहाँ बड़ौदा में इतनी बारिश नहीं होगी जितनी साउथ गुजरात में हो रही है। अच्छा। तो बड़ौदा की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल भी जो बारिश हुई है वो चक्रवाती हवाएं काफी हुई थी, उसके साथ बारिश हुई है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बारिश देखने को मतलब ऐसे लगा है कि भाई बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन 55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई जो कि भारी मात्रा में गिना जाता है जी। तो आज भी भारी बारिश हो सकती है। संभावना ऐसी व्यक्त की गई है। कल सुबह 8 बजे तक कभी भी गिर सकती है। लेकिन कल से 28 तारीख तक ये उसमें कमी आती रहेगी और बाद में एकदम लाइट रेन वो होगा। जी। और क्या इतनी तेज हवाएं चलने का, क्योंकि 110 किलोमीटर अगर हवाएं चली, कल 150-200 पेड़ गिर गए, क्या इस तरह की हवाएं चलने का आज भी अनुमान है? नहीं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हो सकती है। वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है विदर्भ में उसकी वजह से और ट्रफ रेखा भी है, उसकी वजह से ये हवाएं ज्यादा चलती है। लेकिन कल जितनी हवाएं चली थी उतनी आज नहीं चलेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है। जी, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की जरूरत है जी। और कोई संदेश देना चाहेंगे वडोदरा के लोगों को या हमारे गुजरात के दर्शकों को? देखिए, बड़ौदा की जनता को या गुजरात की जनता को यही, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है इस बार के मानसून में और हमें जो उम्मीद थी उतनी ही बारिश हमने रिसीव की है। हाँ, कई बार ये हुआ है कि एक ही दिन में बहुत भारी मात्रा में बारिश हमने रिसीव की है। लेकिन ये सारी जो घटनाएं होती है वो क्लाइमेट चेंज की जो असर है उसकी वजह से, और हमने जो भी मानवीय गतिविधियां जो भी हमने की है उसकी वजह से ये हमें ये सब देखना पड़ रहा है। तो हमारा जीवन हम जितना पर्यावरणवादी बनाएंगे तो हम पर्यावरण के साथ में रह करके ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन बारिश जो है अभी 5 अक्टूबर तक गुजरात में से, बड़ौदा में से ये जो मानसून है उसका विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद भी बारिश तो होगी लेकिन वो लाइट रेन के तौर पर गिरेगी। 15 अक्टूबर तक लाइट रेन कभी कभार हो जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी तो विड्रॉल आ जाएगा मानसून का। सर, नवरात्रि के लिए लोग काफी चिंतित है क्योंकि वडोदरा के लिए नवरात्रि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। क्या नवरात्रि में भी बारिश की संभावना है? जी, 2-3 दिन ऐसे रहेंगे तब लाइट रेन होने की संभावना है बड़ौदा में। और ये नवरात्रि का स्टार्टिंग होगा आई थिंक। जी, बिल्कुल। गुजरात के वडोदरा शहर में किस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल चल रहा है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने उजागर किया है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में सरकारी नियमों को ताक पर रखने के कई मामले उजागर होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला उजागर हुआ है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी ने किया है। उन्होंने वीएमसी के पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर जितेश त्रिवेदी को नियमों का उल्लंघन कर कई महीनों तक कायम रखने के आरोप वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा पर लगाते हुए कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। मैंने बड़ौदा के जो पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर है मिस्टर जितेश रमनलाल त्रिवेदी और बड़ौदा के अभी जो म्युनिसिपल कमिश्नर है दिलीप कुमार राणा, वो मैंने दोनों के ऊपर एक फरियाद माननीय पुलिस कमिश्नर श्री बड़ौदा और पुलिस इंस्पेक्टर नवापुरा में मैंने एक लिखित में फरियाद दी है। उसमें मैंने लिखा है कि भाई ये जितेश रमनलाल त्रिवेदी को बिन
मतलब कोई ऑर्डर न होने की उसके पास कोई भी उसको नौकरी पे रखने का कोई ऑर्डर नहीं था। जैसे कि 11 महीने का जो एग्रीमेंट है वो भी लीगल नहीं है। जो 2 बार हुआ वो 11 महीने का एग्रीमेंट भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से उनको नहीं रख सकते हैं। एक अलग से उसकी दरखास्त करनी पड़ती है और गवर्नमेंट में से उसकी जो भी मंजूरी है वो आती है, उसके बाद में 11 महीने से रख सकते हैं। दूसरा एक जो 2016 का एक एग्रीमेंट ठहराव हुआ है गवर्नमेंट का कि अगर किसी रिटायर्ड ऑफिसर को आपको रखना है 11 महीने पे, तो उसको एक्सटेंशन अगर देना है तो वो आप दे सकते हो। लेकिन अगर जो डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर काम करता है वो डिपार्टमेंट में अगर उसको 3 साल हुए और वहीं वो रिटायर्ड होता है तो उसको वो डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। ऐसा एक लीगल ठहराव है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। और ये अप्रैल महीने में 24 तारीख को डिपार्टमेंट सेक्शन अधिकारी जो मिस्टर कड़िया है, राज्य के जो गृह निर्माण विभाग है उसमें से, उन्होंने माननीय म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिख के बोला था 24 को 2024 को कि जितेश रमनलाल त्रिवेदी को तात्कालिक असर से उसकी सेवा का अंत लाना होगा। जो भी वो लेटर का भी उल्लंघन किया और वो लेटर का जो ऑर्डर था वो भी कमिश्नर ने नहीं माना है और उसको 30/6 मतलब उसकी पूरी दूसरी जो 11 महीने की टर्म थी तब तक उनसे काम लिया गया है। ये बहुत ही गंभीर बाबत है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है जिसके हेड मिस्टर त्रिवेदी है वहाँ से कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, कई सारी रजा चिट्ठी, डेवलपमेंट की परमिशन, ये सब इलीगल होगा। क्योंकि राज्य सरकार ने एक ऑर्डर किया कि 24 तारीख को उसको आज के आज अगर उनकी सेवा समाप्त करनी होगी, फिर भी 2 महीने तक भी उनकी सेवा समाप्त नहीं की गई और उनका दूसरा एक्सटेंशन खत्म होने तक उनको रखा है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कमिश्नर को दिए हैं और नवापुरा पुलिस स्टेशन में दिए कि इसको वेरीफाई किया जाए और उसके ऊपर जो भी कायदेसर की कार्यवाही है वो की जाए। सर, इससे पहले भी एक बार इन्होंने रिटायर होने के बाद भी इन्हों को वापस रखा था और ये दूसरी बार रखा गया है। ये दूसरी बार का इनका एक्सटेंशन था। पहली बार उनको 11 महीने का एक्सटेंशन मिला था और पहली बार भी ऐसा लेटर आया हुआ है मिस्टर झाला का जो सेक्शन अधिकारी है, उन्होंने भी यही बोला था कि ये दरखास्त आपको अलग हिसाब से लानी होगी और आप इनको ये पोस्ट पे नहीं रख सकते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में से वो रिटायर्ड हुए 3 साल अगर उन्होंने वहाँ काम किया है तो जो ठहराव है उसके मुताबिक 11 महीने का अगर आपको एक्सटेंशन देना है तो कोई और डिपार्टमेंट में उनको देना है, नहीं कि ये डिपार्टमेंट है। ये भी ठहराव में लिखा है, लेकिन वो बात भी यहाँ के कमिश्नर ने नहीं मानी है। तो मैं ये सब लीगल डॉक्यूमेंट दिखाते हुए मैंने ये फरियाद दोनों जगह डाली है। अभी देखते हैं पुलिस क्या करती है। जो उनका डिपार्टमेंट का आदमी है वो नवंबर में दिवाली के पहले मिस्टर योगेश परमार, जो उनका ऑफिशियल पीए था मिस्टर जितेश त्रिवेदी का, वो 1.5 लाख रुपए के करीब कुछ लांच लेके हुए पकड़े गए थे। उसमें भी इंक्वायरी चालू थी और उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, लेकिन समहाउ कहाँ से और कौन से प्रेशर से वो आगे नहीं बढ़ी, वो भी मैंने अंदर अपनी फरियाद में लिखा हुआ है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हेलो, VNM गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के लिए हो जाइए तैयार। 12 अक्टूबर होने वाले इस कंपटीशन में 2023 में हिस्सा ले चुके सभी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ID प्रूफ के साथ पहुंचे 30 सितंबर तक VNM ऑफिस, सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिससे रेल यातायात में बढ़ोतरी होगी। हाल ही में रेल की पटरियों पर कुछ न कुछ बाधा रखकर रेल हादसों की कोशिश देश भर में सामने आ रही है। ऐसे में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रोजाना रूटीन चेकिंग बढ़ा दिया गया है। रेलवे पुलिस और आरपीएफ टीम को साथ रखकर आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग किया गया, जिसमें यात्रियों का सामान, वेटिंग रूम समेत की जगह पर चेकिंग किया गया। સૌપ્રથમ તો વડોદરા પોલીસ અધિક્ષક પશ્ચિમ રેલવે સરોજ કુમારી સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વડોદરા વિભાગ વડોદરા GS બારિયા સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ વડોદરા રેલવે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ની ટીમને સાથે લઈ અને વડોદરાના રેલવે સ્ટેશન ખાતે તમામ પ્લેટફોર્મ પર સઘન પેટ્રોલિંગ યોજવામાં આવી રહ્યું છે। આ પેટ્રોલિંગ એ આજની કોઈ નવી ઘટના નથી, એ ડેઇલી રૂટીન કામગીરીનો એક ભાગ છે। પરંતુ આવનારા દિવસોમાં નવરાત્રિ, દિવાળી, આ બધા ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે, તો આ ફેસ્ટિવલ સિઝન લોકો સારી રીતે એન્જોય કરી શકે, સારી રીતે પોતાનું પરિવહન કરી શકે અને તેઓને કોઈ મુશ્કેલી ના સર્જાય તે હેતુથી પોલીસ સ્ટાફ અને આરપીએફના સંયુક્ત સંકલન સાધીને પેટ્રોલિંગ યોજવામાં આવેલ છે, જેમાં
પ્લેટફોર્મ પર રહેલા તમામ રાહદારીઓ, આ ઉપરાંત જે રેસ્ટરૂમમાં રહેલા, વેઇટિંગ રૂમમાં રહેલા તમામ માણસોનું સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કરીને તેઓના મોબાઈલ અથવા તો તેઓના જે કિંમતી સામાન છે, સરસામાન છે, એ ચોરાય નહીં અને તેઓ એના પ્રત્યે જાગૃત થાય. આ ઉપરાંત ટિકિટ વગરના જે માણસો મળી આવે અથવા તો અજાણ્યા કોઈ એવા ગેરપ્રવૃત્તિ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા ઇસમો મળી આવે, આ ઇસમોને પકડી અને કાર્યવાહી કરી શકાય અને જે ગુનો બની રહ્યો છે તેને રોકી શકાય તે હેતુથી સઘન પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત માલ સામાનની હેરાફેરીમાં પણ ઘણી વખત જે વસ્તુઓ લઈ જવી ના જોઈએ તેવી ગુનાકીય વસ્તુઓ પણ લઈ જવામાં આવતી હોય છે, એને પણ રોકી શકાય તે હેતુથી બેગેજ સ્કેનિંગ પણ સઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और सिद्धि को दर्शाती हुई अनोखी चित्र प्रदर्शनी अकोटा के सर सयाजीनगर गृह में आयोजित की गई है. सेवा पखवाड़ा के भागरूप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी और उनके किए गए कार्य लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं. इसी के तहत वडोदरा के अकोटा में स्थित सयाजीनगर गृह में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, शिक्षा समिति अध्यक्ष निशित देसाई समेत के कार्यकर्ता उपस्थित रहे. आज वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा शहरना सर सयाजीनगर गृह खाते आदरणीय वडाप्रधान भाई श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना जीवन प्रसंगोने वणी लेती एक प्रदर्शनीનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા વડોદરા શહેરના સૌ નાગરિકો તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રત્યેક કાર્યકર્તા શ્રીઓને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની કાર્ય પદ્ધતિની એક અલગ અને અવિરત જે એમની સેવા કાર્યોની શૃંખલાઓ છે એના વિશે પૂર્ણ માહિતી મળી શકે તેમ છે. ત્યારે હું આજના દિવસે જે 17મી સપ્ટેમ્બર આદરણીય વડાપ્રધાન ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસથી લઈ અને 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મ જયંતિ સુધી આ અલગ અલગ સેવા પખવાડિયા નિમિત્તના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 17મી સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સેવા પખવાડિયા તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર ભારત દેશમાં આની ઉજવણી થઈ રહી છે. માનનીય મોદી સાહેબના જન્મદિવસથી પૂજ્ય બાપુના જન્મદિવસ સુધીના આ અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાંનો એક આ મહત્વનો કાર્યક્રમ એટલે માનનીય મોદી સાહેબના જન્મ ઉપરની બનાવેલી પ્રદર્શનીનો કાર્યક્રમ, જેનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. 2 દિવસ ચાલનારી આ પ્રદર્શનીમાં વડોદરા શહેરના સૌ કાર્યકર્તાઓ, વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકે, એ લોકો પ્રદર્શનને નિહાળી શકે. સંપૂર્ણ જવાબદારી સેવા પખવાડિયાની ડૉક્ટર રાજેશભાઈ શાહ એમની ટીમને આપવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રીય તથા પ્રદેશ નેતાગીરીના સૂચનથી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસથી શરૂ થયેલ આ સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત આજે માનનીય આપણા વડાપ્રધાન, દેશના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના જીવનને ટાંકતી અને એમાંથી ઘણા બધા જીવન મૂલ્યો કાર્યકર્તા અને વડોદરાના નાગરિકોને પણ શીખવા મળે તેવી એક સુંદર મજાની ફોટો પ્રદર્શનીનું આજે અહીંયા ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે. नवरात्रि के दिन नजदीक आ रहे हैं. इसी बीच वडोदरा के गौरव पुरस्कार विजेता गायक और म्यूजिक डायरेक्टर सनत पंड्या ने 2 नए गरबे प्रस्तुत किए हैं. गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा नवरात्रि के लिए खास जानी जाती है. नवरात्रि में यहाँ का माहौल बेहद अलग ही दिखाई देता है. 9 दिन यहाँ गरबा के सुरताल में मां अम्बे की आराधना की जाती है. इसी बीच गुजरात के गौरव पुरस्कार विजेता गायक और म्यूजिक डायरेक्टर सनत पंड्या ने 2 नए पारंपरिक गरबे पेश किए हैं, जिसमें हाल हाल गोरी और मेरी अम्बे माँ शामिल है. लाल चटक चुनड़ी
આ વર્ષે 2024માં મેં 2 ગરબા નવા બનાવ્યા છે જે ગુજરાતની જે ખેલૈયાઓ છે ગુજરાતના એમને ખૂબ પસંદ પડશે. મારી અંબે માને લાલ લાલ ચુંદડી અને હાલ 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 ગોરી ગરબામાં જઈએ એકદમ આધ્યાત્મિક ગરબા છે, માને વિનોવાના ગરબા છે. આપ સૌને ખૂબ પસंद પડશે. गुजरात के वडोदरा में बार बार आने वाली बाढ़ और जल भराव पर सिस्टमिक निवारण के लिए फिर एक बार चर्चा सत्र का आयोजन किया गया. वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में उफान के चलते बार बार शहर में बाढ़ आ जाती है और थोड़ी सी बारिश में ही शहर पानी पानी हो जाता है, जिसका जिम्मेदार विश्वामित्री नदी पर किया गया अतिक्रमण है. वडोदरा की ड्रेनेज सिस्टम भी हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है, जिससे वडोदरा में भारी जल भराव होता है. इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए वडोदरा के वाणिज्य भवन में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्लब द्वारा दूसरी बार चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पैनलिस्ट के रूप में पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, अर्बन प्लानर नेहा सरवटे, पूर्व सिटी इंजीनियर BS त्रापसिया, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली, गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयेंद्र लखमापुरकर समेत के लोगों ने उपस्थित रहकर इस विषय पर अपने अपने विचारों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया. कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक शास्त्री हितार्थ पंड्या, सिटीजन एक्टिविस्ट अनूप कोठियाला, कुलभूषण गुप्ता की अहम भूमिका रही. कार्यक्रम का आशय वडोदरा के लोगों को बार बार हो रही परेशानी से निजात दिलाने का रहा. पहले जैसे हमने पहली बार एक बार सिटीजन्स फोरम पे जो अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं उनके ओपिनियन लिए गए कि फ्लड आ गया, उसकी जो नुकसान भरपाई वगैरह तो दूसरी घोषणाएं वगैरह भी होगी, लेकिन इसको कैसे कम किया जाए. ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि फ्लड बंद ही कर दो. फ्लड बंद होना कभी पॉसिबल नहीं होता है. नदी ऐसी हमारी सीजनल रिवर है तो उसमें तो फ्लड आएगा. उसको कम से कम कैसे डैमेज हो हमारा और कैसे हम ज्यादा अडेप्ट हो जाए एज अ सिटी, हम लोग उसको कैसे अडेप्ट करें वो हमें जानना पड़ेगा. और पिछली बार जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन लिए और ये अभी साबित भी हो चुका है. छोटे छोटे बच्चे भी अभी जानते हैं कि जो भी उनके फ्लड प्लेन के अंदर जो भी चीजें आएगी उतने ऑटोमेटिक पानी उसमें रिसाव नहीं होगा, जमीन में उतना पानी नहीं उतरेगा, तो फ्लड बन के ऊपर उभरने वाला है. तो ये चीज साफ हो गई कि भाई कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रिपेरियन सरफेसेस, यानी जहाँ पे जमीन और पानी का मिलाव होता है, ऐसे किनारे, नदियों के किनारे हो या तालाबों के किनारे, वहां पे कोई भी अवैध रूप का या वैध रूप का भी हो भाई उसे भी अवैध करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ही नहीं मानती वहां पे कोई ब्लॉक आए. खास करके पानी जमीन में तब उतरता है जब फ्लड आता है. तो ये जमीन के जो सरफेसिस है, ओपन सरफेसिस रखने पड़ेंगे, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा. स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उसका अमल करना ही पड़ेगा. बड़ौदा सिटी तो हम ऐसे आइसोलेट में भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वामित्री रिवर जो नदी है वो पावागढ़ से ओरिजिन होती है और बहते बड़ौदा में से बहती है. तो जो उसका कैचमेंट है, जिसको हम कैचमेंट कहते हैं, वहाँ की ग्राउंड वाटर कंडीशन भी हमारे लिए उतनी मायने रखती है. होता क्या है, बड़ौदा सिटी हम देखते हैं कि पूरा पेवमेंट से कवर्ड है, रोड है, पेवमेंट है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पे नेचुरल रिचार्ज नहीं के बराबर होता है. ठीक है, तो पानी आता कहाँ से है, ग्राउंड वाटर आता कहाँ है. तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है जो जिसको हम पेडिमेंट जोन कहते हैं, पावागढ़ की जो फुट हिल्स है, ओके, वहां से उसका नेचुरल रिचार्ज होता है और वो ग्राउंड वाटर का भी अपना एक फ्लो है. फ्लो होते 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 वो बड़ौदा सिटी की ओर आता है और यहाँ हम उसका यूज करते हैं. दूसरा एक होता है जो ऊपर से सीधा रिचार्ज होता है. तो बड़ौदा में 3 एक्वीफर्स है जो फ्रेश वाटर के हैं. तो जो टॉप एक्वीफर है वो सरफेस से रिचार्ज होता है, जो बारिश होती है वो डायरेक्ट रिचार्ज होता है और वो यूज होता है. लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी पाइपलाइंस है, गैस लाइन्स है, सीवेज लाइन्स है, तो वो ग्राउंड वाटर यूज के लिए डिसकंटिन्यूड है. उस जो सेंटर का एक्वीफर है, जो बड़ा एक्वीफर है और जो एक्सटेंसिव है, उसमें से आपको ज्यादा ग्राउंड वाटर भी मिलता है और वो कैचमेंट से कनेक्टेड है. तो ऐसे इस तरह वो एक्वीफर से हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. तो जब हम रिचार्ज की बात करते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, तो वही ग्राउंड वाटर, वही एक्वीफर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है. ऊपर का एक्वीफर से इनफैक्ट अभी बैक मार रहा है काफी जगह,
हाँ, आप पेवमेंट से पानी निकालो बेसमेंट से, तो वो पानी वापस थोड़ी देर में आप देखेंगे बेसमेंट भरा हुआ है। तो वो क्यों? क्योंकि वो सरफेस एक्वीफर से कनेक्टेड है। बारिश पूरी तरह रुका नहीं है, कैचमेंट में भी बारिश हो रही है, तो वो स्लोली रिचार्ज होके ऊपर का रिचार्ज होके वो वापस पानी निकल जाता है। जबकि सेंटर का एक्वीफर है वो जो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रिचार्ज बोरवेल्स इस तरह बनाने पड़ेंगे कि जो उस एक्वीफर को टच करे। अब जब रिचार्ज करते तो उसका भी काफी सिस्टमेटिक मेथड होती है। ऐसे ही आप रिचार्ज बोरवेल करके नहीं कर सकते। उस एक्वीफर की जो कैरेक्टर्स है, पोरोसिटी, जहाँ जो पानी उसको संग्रह करने की शक्ति, परमेबिलिटी, पानी कैसे बहता है उसके अंदर, और ट्रांसमिटिविटी, जब आप रिचार्ज करते हैं तो पानी ऐसे लिटरली लैटरली साइड में क्यों, तो वो ट्रांसमिटिविटी उसकी कितनी है, वो सब जान के उतनी ही फोर्स है, उतना जो एक्वीफर का होल है वो उतना बड़ा बनाने पर रिचार्ज कैपेसिटी उतनी डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज वहां से भी बैक वाटर आ सकता है। बेस्ट रहता है कि जो टेरेस वाटर है उसको रिचार्ज करें ताकि उसमें कंटेमिनेशन ज्यादा नहीं होता है। तो उस तरह हम रिचार्ज बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बड़ौदा के एरिया जैसे भाईली वगैरह, वहां पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसके वाटर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। तो अगर हम रिचार्ज करेंगे तो जो समर में जो स्कैरसिटी होती है, वाटर क्वालिटी और खराब होती है, तो उसको हम टैकल कर पाएंगे। तो इस तरह हम उस जो सबसे नीचे का एक्वीफर है वो सैलाइन है, और वो कहीं जाके वाघोडिया जैसे एरिया में वो थोड़ा शैलो भी हो जाता है। तो आप देखेंगे वाघोडिया में ग्राउंड वाटर सैलाइन है, वहां पे रिचार्ज होता भी, नेचुरल रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। वहां पे जब गायकवाड़ी की बात करते हैं तो वहां पे ग्रासलैंड्स थे, है ना, हाथी खाना था, हरण खाना था, तो वो इसलिए था कि वहां पे बड़े ट्री नहीं होते थे, ग्रासलैंड्स ही होते थे। वो क्योंकि नीचे ग्राउंड वाटर सैलाइन है, बड़े ट्री मर जाते थे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right?
Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा में बीती रात हुई धुआंधार बारिश और तेज हवाओं से 150 से 200 पेड़ धराशायी हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा में कल धुआंधार बारिश दर्ज हुई है, जिसके चलते वडोदरा में करीब 150 से 200 पेड़ धराशायी होने की खबरें सामने आई है। ये तस्वीरें वडोदरा के ऐतिहासिक कमाटी बाग की है, जहां बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए हैं। बड़े बड़े पेड़ कमाटी बाग में यहां वहां टूटे हुए देखने मिल रहे हैं। दरअसल वातावरण के निचले हिस्से में तेज हवाओं के चलते, नए बादल और अपर एयर सर्कुलेशन के चलते वडोदरा में बीती रात 6 बजे से 7 बजे तक धुआंधार बारिश दर्ज की गई। इस दौरान 110 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलने पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ धराशायी हो गए। जुबिली बाग निकट 3 बिजली के खंभे भी गिर गए और 5 से ज्यादा जगहों पर होर्डिंग्स भी गिर पड़े। नागरवाड़ा में बरगद का पेड़ गिर जाने से 2 लोग घायल भी हुए हैं। इस दौरान विजिबिलिटी सिर्फ 1.5 मीटर देखने मिली। वडोदरा के कमाटी बाग में बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिसे अब वन विभाग द्वारा काटकर वहां से हटाने की शुरुआत की गई है। तो तकलीफ हो ही रही है बारिश में। एक ही कारण हो सकता है इसका प्रॉपर मतलब जो है वाटर मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम ड्रेनेज का या जो भी है, प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं हो रही है। अब के लोग शिकायत कर रहे थे, मैंने खुद देखा, मैं प्रतापगंज में रहता हूँ। बरगद के पेड़ की ट्रिमिंग हमेशा होती है, अब की नहीं। कल आंधी बारिश आई शाम को और हम लोग का ट्रांसफार्मर जो है, मैं 44 प्रतापगंज में रहता हूँ, उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर ही उसकी डाली वाली सब गिर गई, पूरा धड़ाका होकर स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, वेट भी करते रहे 11 बजे तक, ऑनलाइन भी कंप्लेन किया। 10 बजे से बारिश भी बंद है, इनके पास वैन रहती है, वो सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी तक देखिए दिन निकल गया, 7 बजने को आ गए, अभी तक कोई आया नहीं अटेंड करने के लिए। मतलब जो प्री मानसून करना का चाहिए काम वो भी नहीं करते और बाद में जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स है वो भी नहीं करते। कितनी परेशानी हो रही है आम जन को? हो ही रही ना। और प्रतापगंज में तो पीछे कल बातें कर रहे थे लोग कि होटल दुनिया भर के बन गए। वो जो विश्वामित्री नदी उधर जाती है, सब वॉल खड़ी कर दिए लोगों ने। पहले पानी निकल जाता था, अब की तो अनएक्सपेक्टेडली कभी इतना बारिश पानी आया ही नहीं था प्रतापगंज में। सबकी गाड़ियां खराब हो गई, किसी की टोटल लॉस पे गई है, किसी की कुछ गई है। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को अगले साल में प्रवेश देने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज बुलंद की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के हित में ABVP द्वारा लगातार मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। इसी के तहत गुजरात की सभी यूनिवर्सिटी में एक समान नियम लागू करने की मांग के साथ ABVP के छात्र MS यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस पहुंचे, लेकिन यहां हेड ऑफिस के गेट को ताला लगाकर छात्रों को प्रवेश से रोका गया। छात्रों ने गेट कूदकर अंदर पहुंचकर मुख्यालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की और नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को आगे के वर्ष में प्रवेश देने की मांग की। MS યુનિવર્સિટીમાં હાલમાં
ગત વર્ષે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ F5માં એડમિશન લીધું હતું તો આજે એ લોકોને S1માં જવાનો જ્યારે દિવસ આવે છે ત્યારે NEPને લાગુ કરવાને કારણે નવો નિયમ આવ્યો છે કે F5માં કેટી હોય તો S1માં જઈ શકે નહીં, પણ વિદ્યાર્થીઓની શું ભૂલ કે એમને NEP શું છે ખબર જ નથી. તો યુનિવર્સિટી તંત્રએ NEPનો નિયમ લાગુ કરતાં પહેલાં લોકોને જાણ કરવી જોઈએ. તો આજે ABPની એ જ માંગ છે કે જો તમારે NEP લાગુ કરવી છે તો અત્યારે જે F5માં વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવામાં કે NEP શું છે, પરંતુ જે ગયા વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને ખબર નથી NEP શું છે તો એ લોકોને એમના ભવિષ્ય ના બગડે અને ભવિષ્ય સુધારવા માટે યુનિવર્સિટી એ લોકોને એક ચાન્સ આપવો જોઈએ. અને જ્યારે એ લોકોને એવું કહેવામાં કે F5માં ફર્સ્ટ ટાઈમમાં રીઇન્ટરનલ થાય છે, S1માં રીઇન્ટરનલ થાય છે, તો જ્યારે એ લોકોને ખબર નથી કે આવો મારો પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, તો જ્યારે ખબર હોત એ લોકોને કે ભાઈ મને રીઇન્ટરનલનો એકવાર ચાન્સ મળશે તો એ પોતાના ભવિષ્ય સુધારવા માટે મહેનત કરીને પાસ થશે. પણ જ્યારે આજે ફી ભરવા જાય છે ત્યારે પછી જાય છે યુનિવર્સિટી પૂછવા કેમ આવું, તો કે તમે ફેલ છો. તો ક્યાંક ને ક્યાંક યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા NEP શું છે સમજાવવામાં આવી જોઈએ અને કયા કયા નિયમો યુનિવર્સિટી લાગુ કર્યા છે એ પણ વિદ્યાર્થીઓને લોકો કહેવા જોઈએ. તો અમારી માંગ એટલી જ છે કે આજે જે વિદ્યાર્થીઓ છે, ચલો એ યુનિવર્સિટીની ભૂલ હોય કે વિદ્યાર્થીઓની ભૂલ હોય, પણ એ લોકોને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે એક ચાન્સ આપવો જોઈએ. અને F5માં જે લોકો છે એ લોકોને એકવાર સમજાવજો કે આવા કયા કયા નિયમો આગળ છે. જો આની पर जवाब बराबर આપવામાં नहीं आवे तो उग्र रजूआत में आगे કરવામાં આવશે. छात्रों के हित में ABVP की मांग को आखिरकार रजिस्ट्रार ने बाहर आकर आवेदन के रूप में स्वीकार किया और इस मामले नियम के तहत कार्यवाही की बात कही. વિદ્યાર્થીઓના જે એક્ઝામ્સના રિઝલ્ટ આવ્યા છે અને હવે જે નવા એડમિશન થવા જઈ રહ્યા છે એની અંદર અમુક વિદ્યાર્થીઓને ઘણા બધા બેકલોગ હોવાના કારણે આગળ એમનું ટ્રાન્ઝિશન નથી થઈ શકતું. યુનિવર્સિટી અત્યારે જે NEP 2020 ફોલો કરી રહી છે તેના સંદર્ભની અંદર વિદ્યાર્થીઓની એક્ઝામ પતે એટલે એના રિઝલ્ટ આવ્યા પછી તુરત જ એની સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામનું આયોજન કરે છે, જેથી કરીને ફેલ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ફરી એક વખત એનો તક મળે. આ એક પહેલો પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે. અને બીજી જે એમની રજૂઆત હતી કે થ્રુ આઉટ ધી ગ્રેજ્યુએશન અથવા થ્રુ આઉટ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન જે વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થાય છે તે કોઈના કોઈ સેમિસ્ટરની અંદર જતાં એ અટકે છે કેમ કે એમના બેકલોગ ક્લિયર નથી થયા. તો આના માટે પણ એમની રજૂઆત હતી કે આ ટ્રાન્ઝિશન સ્મૂથ થાય એ કન્ટેક્સની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા. પહેલો જે પોઈન્ટ છે એની અંદર તો યુનિવર્સિટીએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દીધું છે. સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામ્સ રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયાના પછી તરત જ લેવાય છે, એટલે એમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને બેકલોગ હોય એ ક્લિયર કરવાના ચાન્સીસ મળી રહે. જે વિદ્યાર્થીઓ છતાં પણ રહી જાય છે તેમને આગળ જવા માટેનું જે ફર્ધર સેમિસ્ટરનું ટ્રાન્ઝિશન હોય છે એ જે અટકે છે એના ઉપર यूनिवर्सिटी ચોક્કસપણે વિચાર કરશે. गुजरात में मौसम ने फिर करवट ली है और कई शहर जिलों में धुआंधार बारिश दर्ज हो रही है. मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर में मौसम में बदलाव देखा गया. तेज हवाओं के साथ अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद बारिश दर्ज की गई. मौसम में अचानक बदलाव से यहाँ का माहौल काफी ठंडा हो गया है. आसमान में भी काले बादल छाए हुए नजर आए. गुजरात के भावनगर में महुआ, तलाजा, सीहोर में भी बारिश दर्ज की गई. लंबे अंतराल के बाद फिर एक बार हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है. भावनगर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार बारिश बरस रही है. भावनगर के अलंग में भी धुआंधार बारिश कल से ही दर्ज की जा रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है. अलंग में रेड क्रॉस हॉस्पिटल के आसपास घुटने तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. भावनगर के शहरी इलाकों में भी आज धुआंधार बारिश दर्ज हुई है, जिससे कुम्हारवाड़ा जैसे कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है. थोड़े से पानी में जलभराव के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस आयोजन नहीं होने से परेशानी लोगों को ही भुगतनी पड़ती है. गुजरात के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए आधार अपडेट जरूरी किया गया है, जो परेशानी का सबब बन रहा है. गुजरात सरकार ने स्कॉलरशिप पाने के लिए आधार अपडेट करवाना जरूरी कर दिया है, जिसके लिए राजपीपला में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर आधार अपडेट कराने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं. पिछले 3-4 दिनों से लोग धक्के खा रहे हैं. खासकर राजपीपला निकट के आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर आधार अपडेट करवाने के लिए कतारों में लगे हैं और परेशान हो रहे हैं. હું છટવાડાથી આવું છું. આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવા માટે આવે છે. છોકરીને સ્કૂલમાં સ્કોલરશિપ ના મળે એટલે આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવા માટે આવ્યા છે. આજે 3 દિવસ થયા પણ અમારું આધાર કાર્ડ હજુ અપડેટ થયું નથી, એટલે આજે પણ 7 વાગ્યાના અમે આવી ગયા છે. તમે ક્યાં આવ્યો છો? આ સ્થળ કયું છે? આ બરોડા બેંક.
દરરોજ અમે આવીએ છીએ. આજે 5 દિવસથી છોકરોને ભણવાનું બગડે છે. 8 વાગ્યાના લાઈનમાં આવીને ઊભા રહીએ, અમારો નંબર લાગતો નથી. કેટલા વાગ્યાના તમે આવ્યા હતા? 8 વાગ્યાના અમે લાઈનમાં ઊભા છે અહીંયા. છોકરોને ના નહીં મળી, અમારા છોકરો નહીં મળી. તમારી છોકરી કેટલામાં ભણે? 10માં ભણે. આ 10માં ભણે તો એનો અભ્યાસમાં કેટલી અસર પડે છે? રોજે રોજ પાડો તારે 5 દિવસથી રજાઓ પડી છોકરોને. અત્યારે પરીક્ષા આવે છે છોકરોને. રોજ કેટલા આવે છે? રોજ અમારે મજૂરી ભાગવાની, છોકરોને ભણતર બગડે. મેં કુમસ ગામનો છું ને, 7 વાગ્યાનો આવ્યો છું. 3 દિવસથી અમે આવે છે આ આધાર કાર્ડ લિંક કરવા માટે, પણ હજુ થતું નહીં. આધાર લિંક શા માટે કરાવો તમે? કોણ આધાર કાર્ડ લિંક કરાવો? સ્કૂલમાં માગે છે. શું કહે છે સ્કૂલવાળા? કે તમારું ખાતું બંધ થઈ જશે ને સ્કોલરશિપ ના મળે. નિશાળમાં બેંકમાં માંગે છે એટલા માટે. કેટલા દિવસથી તમે આવો છો? 3 દિવસથી આવીએ છીએ અમે. દરરોજ ધક્કા ખાઈને જતા રહીએ છીએ. આજે તમને ટોકન મળ્યું ખરું? આજે મળ્યું અમને. તમે બેંક ઓફ બરોડા ખાતે આધાર અપડેટ કરવા માટે આવો છો તો લાઈન 200, 300 ની લાઈન હોય છે, એમાં 67 ટોકન આપવામાં આવે છે. એ બાબતે તમે શું કહેશો? ટોકન વધારવા જોઈએ કે નહીં વધારવા? ટોકન વધારવા જોઈએ ને ગામડામાં બી કામ ચાલુ કરે તો સારું કહેવાય. તમારા ગામમાં કોઈ સેન્ટર ચાલે છે આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવાનું? ના, નહીં ચાલતું. ચાલુ કરે તો સારું પડે ને સાહેબ. પેલા છોકરીઓને પેલું અપડેટ કરવા માટે એમ. શું અપડેટ કરાવવાનું? આધાર કાર્ડ. આજે અઠવાડિયું થઈ ગયું તો હજી મેળ પડતી નહીં. દરરોજનો ધક્કા ખાવાનું, ભાડું ખર્ચીને આવવાનું, બરાબર ને? એક જ જગ્યા પર બધા ભેગા થાય એટલે પછી આ તકલીફ. આ કેટલી લાઈનો પડે દરરોજની, આ કેટલી લાઈનો પડે એમ. અમુક માણસો મેળ નહીં પડતા. 60 જ ટોકનો પડે, એમાંથી 60માં તો બાકીના માણસો રહી જ જાય એમ દરરોજ જ. કેટલામાં ભણો તમે? 10માં. કયા ગામની શાળામાં ભણો તમે? નવા રાજવાડી. કેટલા દિવસથી તમે આવો છો આધાર કાર્ડ? 4 દાડા. શું તમારો નંબર જ નથી આવતો? ના, ભણવાનું તકલીફ પડે છે, શાળા છોડીને આવવાનું. તો શાળામાં શિક્ષકો લડે છે તમને? હા, લડે છે. आधार कार्ड अपडेट कराने का स्कॉलरशिप ना मिली। गुजरात के वडोदरा के अकोटा में गाय सर्कल के बिल्कुल पास एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है, जो फिर एक बार वडोदरा में कॉरपोरेशन की रहम नजर के तले हुए निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहा है। वडोदरा में बीती रात बारिश की वजह से कई पेड़ तो धराशाही हुए ही हैं, जगह जगह गड्ढे भी पड़ गए हैं। वडोदरा के अकोटा इलाके में गाय सर्कल निकट एक बड़ा सा गड्ढा सर्कल के पास ही पड़ गया है। प्रशासन द्वारा फिलहाल तो गड्ढे को कॉर्डन कर दिया गया है, लेकिन बार बार सड़कों पर पड़ रहे इस तरह के गड्ढे के चलते वडोदरा महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पदाधिकारी और इस तरह का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा कांग्रेस के महामंत्री चिराग शाह घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे और कॉर्पोरेशन पर निशाना साधा। गाय सर्कल स्मार्ट सिटीनो स्मार्ट रोड कहेवामां आवी रह्यो छे। आ जग्याने हवे आ स्मार्ट रोडमां एक वधु मोटो महाकाय भूवो स्मार्ट भूवो पड्यो छे। આજે એ વસ્તુ દેખાઈ રહી છે આપણાને। સ્માર્ટ સિટીમાં જે સ્માર્ટ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે એ આજે ભૂવા થકે ઉજાગર થઈ રહ્યો છે। આજે વડોદરામાં તમામ જગ્યાએ ભૂવા પડે છે, એટલે આ જે પ્રમાણે તંત્ર કઈ પ્રકારે કામ કરી રહ્યું છે એ કંઈક સમજાતું નથી। લોકો કોન્ટ્રાક્ટરો આવીને ખોદીને એને કામગીરી કરીને પુરાણ કરીને જતા રહે છે અને ત્યારબાદ વરસાદ પડે છે ત્યારે એ ભૂવા પડી જતા હોય છે। એ જોવામાં આવતું નથી કે એ ભૂવા પડે છે એ લોકોનું પુરાણ થયું છે કે નહીં વ્યવસ્થિત। તંત્રને આ વસ્તુ જોવાની હોય એ તંત્ર જોઈ નથી રહ્યું, એટલે માત્ર ને માત્ર એમનો જે ભ્રષ્ટાચાર છે એ ઉજાગર થઈ રહ્યો છે। આ ખરેખર વસ્તુ સાચી જ છે। આજે વડોદરાને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, પણ હવે તો જે છે હવે આને ભુआ नगरी तरीके ओळखाशे। गुजरात के अरावली के मोड़ासा में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। अरावली के मोड़ासा में पिछले 3 दिनों से रात को ही बिजली गुल हो जाती है, जिससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग समेत सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार 3 दिनों से बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर यूजीवीसीएल का विरोध किया। दरअसल यूजीवीसीएल द्वारा रात को ही बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर लेटकर और कार बाइक जैसे वाहनों के साथ सड़क ब्लॉक कर मामले का विरोध किया। आयम 3 દિવસથી 8:45 વાગે એટલે લાઈટ બંધ કરવાનું, અહીંયા ગાડી આવો એને ફોન કરો બોલા સાહેબને તો પણ બોલા સાહેબ આવતા નથી ને એમ કહે છે। કાલે મારો ફોન લાગી ગયો છે
તો કે આ ફીડર બગડી ગયું છે, એના બદલે અમે નવું ફીડર લગાવવાના છીએ. 3 દિવસથી ફીડર નથી લગાવી શકતા, એટલે નવાઈની વસ્તુ છે. ફોન બી કોઈ ઉપાડતા નહીં, અને ફોન બી ઉપાડતા નથી. હું ફોન ને બતાવું મારા મોબાઈલમાં કેટલા ફોન લગાવેલા છે. છોકરાઓની પરીક્ષા ચાલુ છે, છોકરાઓની પરીક્ષા ચાલુ, ઘરમાં કોઈ બીમાર માણસ હોય એ બધાને કરવાનું છું. અને બધી બાબતોમાં એક જ વસ્તુ છે કે એમને પોતાના એસારામાં તો ગાડી લાઈટો ચાલુ પડી રહેવાનું, અને અહીંયા ગાડી બીજાને રન કરવાના. જે લાઇટનો પ્રશ્ન છે એ આવતીકાલે 12 વાગ્યા પહેલાં એમનો સોલ્યુશન આવી જશે. અને જે 3 દિવસથી જે પ્રશ્ન હતો એની અંદર સબસ્ટેશન મોડાસા સબસ્ટેશન જે છે એની ઇન્ડોર કેબલ બળી ગયેલો હતો, જેના કારણે આખું ફીડર બંધ હતું. એ ફીડરને ચાંદટેકરી સબસ્ટેશનમાંથી સહારા ફીડરમાંથી જે લાઇન જોડી વીજ પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરેલો હતો. એના કારણે ઓવરલોડના કારણે જે પણ સમસ્યા હતી, જે આવતીકાલે કેબલ કીટ રિપેર કરાવીને 12 વાગ્યા પહેલાં એનું નિરાકરણ આવી જશે. બસ એ ઓવરલોડના કારણે જે લોડ ચેન્જ કર્યો હતો, 2 જે ફીડર ભેગા હતા, લોડ ચેન્જ કર્યો હતો, ઓવરલોડ હતો, એના કારણે જે પણ टिपिंग આવता था. कौन सी है खबरें भावनगर से, आइए देखते हैं। गुजरात के भावनगर के सुभाष नगर इलाके में वाला हनुमान जी के पास बनाई गई आवास योजना में कम गुणवत्ता वाला निर्माण किया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ के निवासियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन देकर मामले की विजिलेंस जांच की मांग की है। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જે એરપોર્ટ રોડ ઉપર આવેલા છે માનસ શાંતિની સામે, હજી લગભગ 3 મહિના થયા છે એને સોંપ્યા. એને ત્યાં પ્રશ્નો એટલા બધા છે એની કોઈ હદ નથી. કારણ કે આખા જે બધી વીકુ છે એની અંદર લગભગ જ્યાં હોય એના બધે પાણી લીકેજ છે. એવા શિખાઉ કારીગરો પાસે જે પ્લમ્બર્સનું કામ કરાવ્યું છે, ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરાવ્યું છે, બાંધકામનું કામ કરે, એકદમ હાવ હલકી કુક્ષાની બધી વસ્તુ વાપરેલી છે. સાથે સાથે પાણીનો પ્રશ્ન મોટો છે. પછી અંદર મોટરો આવેલી છે એ ભંગાર છે. એટલે લગભગ તો આખું જે કામ છે અંદર મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે, અને અમે વિજિલન્સ તપાસની પણ માંગણી કરેલી છે, એ સાથે આપેલું છે. હું માનસ શાંતિ સામે જે આપણે મોદીના આવાસ યોજના બની છે ત્યાંથી બોલું છું. સર, આજે અમારે ઘણા બધા લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ લઈને અમે આજે અહીંયા આવ્યા છીએ. હદ પાર થઈ ગઈ છે. હજી રેવા આવ્યા એને 1 મહિનો થયો છે, અને લાદીમાં તમે જો ટાઇલ્સમાં તમે એટલો ભૂકો, ક્યાંય માલ ભર્યો જ નથી. બધાની ટાઇલ્સ છે તૂટેલી છે. પાણી લીકેજનો પ્રોબ્લેમ છે. પાણી આવે છે, અમે અડધી કલાકમાં બધા આખી સોસાયટીને પાણી પૂરું પાડવાનું હોય છે. અત્યારે 40% લોકો આવ્યા છે છતાં પણ આટલો પ્રોબ્લેમ છે. અને આવે છે ત્યારે 11 વાગે પાણી આવે છે, રાતે 1 વાગ્યા સુધી પુરુષો નીચે બેસે ત્યારે અમે ઘરે પાણી ભેગા થઈએ છીએ. બરાબર. બાંધકામની દ્રષ્ટિએ, ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ એકદમ નબળું બાંધકામ છે. અને બધાના ઘરમાં, સોસાયટીમાં એક પણ ઘર એવું નથી કે જ્યાં પ્રોબ્લેમ ન હોય. બધે પ્રોબ્લેમ છે, અને કાંઈક ને કાંઈક લીકેજનો પ્રોબ્લેમ, પાણીનો પ્રોબ્લેમ, ટાઇલ્સનો પ્રોબ્લેમ, લોટો પ્રોબ્લેમ સોસાયટીમાં. સફાઈ કામદારો સફાઈ કરવા માટે આવતા નથી. અમારે આવાસ યોજનામાં હજી તો મહિનો જ કામ, મહિનામાં હોપ્યા પહેલા તો નકરો ગટરનો ત્રાસ, ગેંડીમાં લીકેજનું, લાદી હલે, બાથરૂમમાં લેવર અરખા નથી લીધા, નકરું ધૂળમાં જ કામ થયું છે, સિમેન્ટમાં કામ થયું જ નથી. તમે બિલ્ડરને પૂછો કે તમે આ પૈસા ક્યાં નાખ્યા અને આ કામ કેમ સારું નથી કર્યું, એટલું અમને જાણીને કહો. અને બિલ્ડરને પકડીને પૂછો તમે આ બધા પૈસા ક્યાં નાખ્યા, તમે સિમેન્ટ કેમ નથી વાપરી, તમે કામ કેમ નથી સારા કર્યા, અમને મકાનના સપના દેખાડ્યા, તો અમારું સપનું તમે પૂરું કરો. અમે ભાડે રહેતા હતા, તમને એમ થયું અમારું ખુદનું મકાન થયું, પણ મકાન થયું, પણ અમને અહીંયા આવ્યા તો અમારા સપના ચૂર થઈ ગયા. કેમ કે અમારે હજી 15 વર્ષની લોન નથી પૂરી થઈ, ત્યાં તો આ 2 વર્ષમાં મકાન ખંડર થઈ જશે. કેમ કે નકરી ધૂળનું જ કામ છે, સિમેન્ટ તો વપરાય નથી. હજી તો ઓપ્યા ભેગી લીપમાં ત્રાસ થવા માંડ્યો. લીપ ઘડિયા લીપ ચોટી જાય, બંધ થઈ જાય. કેટલા જાતના ત્રાસ છે અમને. અને અમને એમ થયું કે અમારું સપનું પૂરું નહીં, વિખાઈ ગયું. અમારા ઘરનું સપનું વિખાઈ ગયું, અને અમારે 15 વર્ષની લોન છે, હવે એનું શું કરવાનું અમારે? देश भर से रेल पटरी पर कुछ न कुछ रखकर रेल हादसों को अंजाम देने की खबरें सामने आ रही है। ऐसी एक खबर भावनगर से आई, जिसमें ओखा भावनगर ट्रेन के गुजरने से पहले असामाजिक तत्वों द्वारा पटरी पर 4 फीट जितना लोहे का हिस्सा खड़ा रख दिया गया था, जिससे टकराकर ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा और 3 घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर ही पड़ी रही।
बाद में दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। मामले की तफ्तीश के लिए भावनगर के रेलवे अधिकारी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंचे। गुजरात के अन्य शहरों की तरह भावनगर शहर जिले में भी बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। मानसून विदा होते होते भी जमकर बरस रहा है। मानसून विभाग के अनुमान के तहत यहां तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश बरसती हुई देखी गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसान भी खुश देखने मिले। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के एक गांव में जाति का प्रमाण पत्र नहीं होने से धनुहार समुदाय के बच्चों को पढ़ने में समस्या आ रही है। गोरेला पेंड्रा मरवाही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शामिल है। गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने 4 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। एक और जिला प्रशासन जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत देखें तो ग्रामीणों तक सहायता नहीं पहुंच रही है। मरवाही की पंडरी ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां धनुहार समुदाय के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए तरस रहे हैं, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। छोटी, आपका जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोगों का? नहीं बना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं अपना? जाति प्रमाण मांगते हैं तो नहीं बना है। अच्छा, तो आगे का पढ़ाई आप लोग कैसे करेंगे? छाड़ देंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे पढ़ाई आगे का? अच्छा, कौन सी कक्षा में है? 9वीं। कहाँ पढ़ती है? हाई स्कूल। कौन सा हाई स्कूल में? पंडरी। जाति वगैरह बना है आप लोग? नहीं बना है। जाति नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, निवास वगैरह? नहीं। आय? नहीं बना है। नहीं बना है। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं भैया। और पानी वानी की समस्या भैया? बाहर से लाते हैं भैया, उसे मांग करते हैं बाहर नाका से। पीने के लिए भी बाहर से लाते हैं? पीने के लिए बाहर से लाते हैं, खेत से। हाँ। और रोड बना है भैया? नहीं बना है भैया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं भैया बिना प्रमाण पत्र का? नहीं भैया, नहीं बना है भैया जाति प्रमाण पत्र। नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? कोई पढ़ने नहीं होता है तो कहाँ मांगते हैं मिसल। यहाँ पीने का पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। आज भी लोग नदी नाले का पानी पीकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए सरकार और प्रशासन से उन पर भी ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। पानी का है, छोड़ी से लाते हैं बाहर, है तो नहीं चलता है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोग? नहीं बना है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं आप लोग? वही जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, नहीं बना है, छाड़ देते हैं। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आते हैं? शिविर उविर लगा है एक आध बार? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना। इस मामले जब मरवाही के एसडीएम का ध्यान आकर्षण करवाया गया तब उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समस्या है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल समन्वयकों को बैठक लेकर के जाति प्रमाण पत्र की सरलीकृत प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दिया गया है। जिस बालक के पास 1950 पूर्व का दस्तावेज नहीं है, ऐसे के लिए ग्राम सभा का प्रावधान। जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारे ग्राम पंचायतों से मामला सामने आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक जो मेरे को जानकारी है कि मिसल के आधार पे जो है आदिवासी समाज का जो है जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। अगर किसी के पास जो है 1950 से पहले का कोई दस्तावेज है उसके आधार पे भी बनता है, और ओबीसी के लिए जो है 1984 से पहले का कोई भी दस्तावेज। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों का बन रहा है, और किसी का किसी प्रकार से दस्तावेज की कमी होगा उसके कारण से शायद नहीं बन पा रहा हो। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक छोटे से गांव के युवा ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा के बूढ़ा गांव के रवि लोहार ने अपनी बीसीए की पढ़ाई पूरी कर लोहारी का काम शुरू किया है।
रवि के हाथों की कलाकारी पूरे क्षेत्र में चर्चित है और इसी कलाकारी का प्रदर्शन उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया, जिसमें उन्होंने खेती किसानी के उपकरणों का डेमो दिखाया। कार्यक्रम से वापसी पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से रवि लोहार का स्वागत किया। पीएम, सबसे पहले तो मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में एक तो सोशल मीडिया से और हमारे मंडल के महामंत्री जी है गोविंद जी कंडारा साहब, इन्होंने बताया मुझे, इन्होंने बोला ऐसा ऐसा करना है, मैंने किया। और फिर मुझे मेरा एग्जीबिशन था नागपुर में पहले, वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पूरे प्रदेश से। मैं और मेरा एक साथी था गुना का, वो और हम दोनों का चयन हुआ प्रदेश लेवल पे। तो मोदी जी आए वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा और उन्होंने बात करी, हाथ मिलाया, जय श्री राम बोला उन्होंने और पूछा आप कहाँ से हैं। फिर मैंने बताया मैं मंदसौर जिले से हूँ और गांव बूढ़ा से। मेरी फील्ड है एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन। नागपुर में उन्होंने सारी जानकारी ली, आप क्या क्या करते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई उनको। और दिल्ली गृह मंत्रालय से भी मेरा स्वागत हुआ, सर्टिफिकेट दिया मुझे और मिठाई वगैरह और जनोई वगैरह पहनाकर मेरा स्वागत किया। ये जो योजना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा के लाडले डिप्टी सीएम साहब जगदीश जी देवड़ा जी द्वारा योजना चलाई गई है। तो योजनाओं का युवाओं के पास अच्छा रहा है और ये हमारे गांव का जो मल्हारगढ़ विधानसभा बुढ़ा मंडल से इसका नागपुर में राज्य स्तरीय चयन हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, और युवाओं को और आगे प्रोत्साहित हो और इस सभी योजनाओं का लाभ युवाओं को मिले, और यही कामना करके मैं अपने बात को यहीं रख। रवि को मैंने इस योजना के बारे में बताया कि इसका हुनर बहुत है, अच्छी योजना के बारे में बताया, इसको तो बढ़िया काम करता है, ये हर चीज़ को टेक्नोलॉजी की तरफ से देखता है। तो मैंने बहुत सारे काम किए इसने छोटे छोटे। जब इसने इसको कहा मैंने कि पीएम योजना के अंतर्गत, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपना फार्म डालो, तब चयन हुआ इसका मंदसौर, ट्रेनिंग हुई, वहाँ से फिर ये ग्वालियर गया और ग्वालियर से चयन होके नागपुर गया और वहाँ मोदी जी के सेमिनार में आए थे। और मोदी जी का और मोहन जी यादव, डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर परिसर के बाहर तोड़फोड़ कर शांति फैलाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में थाना धामपुर के तड़का रेस्टोरेंट निकट वाराही माता का मंदिर है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के बाहर का चबूतरा तोड़ दिया गया, जिससे यहां के लोगों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर की गई तोड़फोड़ पूजा करने गए लोगों ने देखी और पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। और ये जो घटना हुई है, ये मंदिर में सुबह किसी ने तोड़फोड़ की है, रात में किसी समय, और मंदिर का ताला तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो ताले लूटे, लेकिन वो मंदिर का जो पूरा फर्श है वो तोड़ के गया है कोई। और इस संबंध में जो है मोहल्ले वालों ने इस मंदिर की सहायता करने के लिए आपस में पैसा इकट्ठा किया ताकि इस मंदिर का हम दोबारा से चबूतरा बनवा सकें। गुजरात के अमरेली के गांव में घर में घुसकर 1.5 लाख रुपए लूटने के बाद 5 करोड़ रुपए मांगने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच कानूनी कार्यवाही कर रही है। अमरेली जिले के धारी के कोबरा गांव में रहने वाले दलसुख कोटड़िया के घर में 2 लोगों ने घुसकर गाली गलौज कर 1.5 लाख रुपए ले लिए और 5 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसकी पुलिस शिकायत की गई है। मारी લુખા આવેલા ખંડણી માટે શૈલેષભાઈ દોલતી ઈ મારા છોકરાની ઉઘરાણી બતાવતા આવેલા 10 લાખ રૂપિયા કેશ દેવાના અને 5 કરોડ રૂપિયા 2 થી 2.5 મહિનામાં આપવાના। 2 વ્યક્તિ હતા તો દબાણ કરતા 1.5 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી કેશ લઈ ગયેલા। મેં ગામમાંથી ઉછીના લઈ આવીને દીધેલા છે અને હાન થાય ત્યાં 8.5 લાખ રૂપિયા આપવાના। એ રૂપિયા પાછો એનો ફોન આવેલો કે પટેલ હું છું, નકર સરા પોરવી દેતા વાર નહીં લાગે, મારે કોઈની બીક નથી। તો
એથી જે કાંઈ કાર્યવાહી થતી હોય એ કાયદેસર કરવી તો બીજાને આવા ગુનામાંથી બચે, આટલી મારી વિનંતી। इस मामले अमरेली एसपी हिमकर सिंह ने आरोपी शैलेश चांदू और महेश जिकादा को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। गई तारीख 14/9/2024 रोज फरियादी श्री दलसुखभाई पोपटभाई कोटड़िया રહેવાસી કુબડાવાળાના જણાવ્યા મુજબ તેમના ઘરે શૈલેષ ચાંદુ અને 2 અજાણ્યા ઈસમો આવેલા અને તેમની પાસે 10 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરેલી અને 5 કરોડ રૂપિયા 1 મહિનામાં ચૂકવી આપવા જણાવેલું તેમજ બળજબરીથી 1.5 લાખ રૂપિયા એમની પાસેથી મેળવી અને જતા રહેલા। આ બાબતે ફરિયાદીશ્રીએ ફરિયાદ દાખલ કરાવેલી છે અને શૈલેષ ચાંદુ અને બીજા એક અન્ય ઈસમને હાલ અટકાયતમાં લીધેલ છે। गुजरात के भावनगर में मंदिर के पुजारी को सेवा पूजा से हटाए जाने पर पुजारी ने मंदिर में ही धरना दिया। भावनगर निकट सुप्रसिद्ध झांझरिया हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ सालों से पुजारी के रूप में सेवाएं देने वाले श्यामल दास गिरधर दास निमावत को ट्रस्टियों ने सेवा पूजा से हटा दिया है और अन्य पुजारी को रख लिया है, जिसके विरोध में श्यामल दास बापू ने मंदिर में ही धरना देते हुए मामले का विरोध किया। सेवा पूजा करी है ये बात व्यस्त थू मारो हक से आया मारा बाप सेवा पूजा करी बनी गया। मंदिर तो बहुत जूनू है, पेला हटू आ नहीं पेला जूनू मंदिर हतु 1028 वर्ष थी गया। कितना 1028 वर्ष पेला फारसी भाषा एम तो शिलालेख હતો। એ શિલાલેખ ક્યાં છે કોને ખબર? હું તો રખડો અત્યારે શું છે? અત્યારે મારે સેવા પૂજા હતું બેઠા હું મારી પૂજા થઈ બીજું કઈ ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।